25 अप्रैल 2018 राजस्थान के जोधपुर कोर्ट ने आसाराम को 16 साल की लड़की के बलात्कार के मामले में दोषी पाया और आजीवन उम्र कैद की सजा सुनाई। आसाराम को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। नाबालिग लड़की से बलात्कार मामले में आसाराम को उम्र कैद की सजा सुना दी गई। आसाराम को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। तो आसाराम को उम्र कैद की सजा सुना दी गई है। आसाराम को आजीवन कारावास की सजा दे दी गई। नाबालिग से रेप मामले में आसाराम पर चार्जेस थे आईपीसी की धारा 376 बलात्कार, धारा 342 रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, 506 क्रिमिनल इंटिमिडेशन, 509 इंसल्ट ऑफ द मॉडेस्टी ऑफ एनी वुमन। इनके अलावा पोक्सो एक्ट का सेक्शन 8 भी उस पर लगा था। 2013 में दर्ज इस मामले के बाद जब आसाराम जेल में था तब मामले से जुड़े कई लोगों पर हमले हुए, कुछ गुमशुदा हो गए। जून 2014 में राजकोट में आसाराम के डॉक्टर अमृत प्रजापति और 2015 में उत्तर प्रदेश में आसाराम के रसोइया अखिल गुप्ता और की विटनेस कृपाल सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई। आसाराम एक नाबालिग लड़की के बलात्कार के मामले में कस्टडी में ही था कि सूरत की एक औरत ने भी उस पर बलात्कार और रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट के आरोप लगाए। 2023 में इस मामले में भी आसाराम को दोषी पाया गया। मतलब एक क्रिमिनल, एक रेपिस्ट को देश के हजारों लोग बापू मानते रहे। भक्तों की साथ के ताकत के बल पर इस अपराधी ने देश भर में 400 से अधिक आश्रम बनाए। उन आश्रमों में लड़कियों से बलात्कार करता रहा। इनके आश्रम से बच्चे गायब हुए, फिर उनकी लाश मिली। कई राज्यों ने आसाराम के ऊपर लैंड एनक्रोचमेंट के आरोप दर्ज किए। कई इंडिविजुअल्स और सरकारी एजेंसीज ने फाइनेंशियल फ्रॉड, इंटिमिडेशन के मामले दाखिल किए। लेकिन अब भी आसाराम कई लोगों के लिए बापू हैं। बापूजी को दो सम्मान। पाकिस्तान के सिंध में पैदा हुआ आसाराम कैसे देश के सबसे बड़े धर्म गुरुओं में से एक बन जाता है, कैसे अपने साम्राज्य का विस्तार करता है, किस पॉलिटिकल नेटवर्क के दम पर अपराध की दुनिया चलाए रखता है और कैसे आखिरकार जेल की सलाखों के अंदर पहुंचता है। फ्रॉड बाबा के इस एपिसोड में बात फ्रॉड आसाराम की। नमस्कार, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो के फर्स्ट हाफ में हम जानेंगे आसाराम बापू का राइज कैसे हुआ और कैसे उसने अपने साम्राज्य को खड़ा किया, और फिर सेकंड हाफ में जानेंगे कि डाउनफॉल कैसे शुरू हुआ और वो सलाखों के पीछे कैसे पहुंचा। शुरुआत करते हैं शुरू से। 17 अप्रैल 1941 सिंध जो अब पाकिस्तान का हिस्सा है, वहां नवाबशाह जिले के बेरानी गांव में एक बच्चा पैदा होता है। नाम रखा जाता है असुमल सिरुमलानी हरपलानी। असुमल अपने भाई बहनों में चौथे नंबर पर था। पिता थाउमल हरपलानी लकड़ी और कोयले का छोटा मोटा बिजनेस करते थे। मां घर संभालती थी और धार्मिक स्वभाव की थी, जिस वजह से परिवार में धार्मिक माहौल था। असुमल की मां बचपन से ही उसे धर्म की शिक्षा देती थी। 1947 में देश के बंटवारे में असुमल का परिवार पाकिस्तान के सिंध प्रांत को छोड़कर गुजरात के अहमदाबाद आ जाता है। पलायन के बाद आर्थिक हालत बिगड़ जाती है। अहमदाबाद में असुमल के पिता लकड़ी का कारोबार शुरू करते हैं और फिर मसालों का। इससे घर की आर्थिक हालत थोड़ी बहुत बेहतर होती है। असुमल का दाखिला अहमदाबाद के स्कूल में करा दिया जाता है। असुमल 10वीं कक्षा तक भी नहीं पहुंचता कि उसके पिता की मृत्यु हो जाती है। पिता के गुजरने के बाद परिवार की हालत फिर से बिगड़ने लगी, जिसके बाद घर चलाने की जिम्मेदारी असुमल और उनके भाई बहनों पर आ गई। असुमल अपने हिस्से की जिम्मेदारी निभाने के लिए कई छोटे मोटे काम करने शुरू करता है। साइकिल की दुकान पर तांगा चलाना और कभी कभी चाय की दुकान पर भी काम करता है। असुमल की पढ़ाई तो ज्यादा नहीं हुई, लेकिन दिमाग तेज था और बोलने की कला कमाल की। साथ में धर्म के प्रति झुकाव होने के कारण लोग उनकी बातों से जल्दी ही इंप्रेस हो जाते थे। जैसे जैसे असुमल बड़ा होता है, घर वाले शादी की तैयारी शुरू कर देते हैं, लेकिन असुमल साफ कर देता है कि वो शादी नहीं करेगा, बल्कि संत बनकर जीवन बिताएगा। शादी से पहले ही घर से भाग जाता है। परिवार वाले हर जगह ढूंढते हैं और आखिरकार असुमल मिलता है गुजरात के भरूच के एक आश्रम में। घर वाले इससे विनती करते हैं और ये मान जाता है। लक्ष्मी देवी से शादी कर लेता है। अगले कुछ सालों में असुमल की जिंदगी में कई बड़ी घटनाएं हुई। साल 1959 में असुमल पर एक हत्या का मामला दर्ज होता है। हालांकि पुलिस को कोई सबूत नहीं मिलता, इसलिए ये केस आगे नहीं बढ़ पाता है। पुलिस अधिकारी अजय लांबा द्वारा आसाराम पर लिखी गई किताब गनिंग फॉर द गॉडमैन में लिखा है कि 60 के दशक में चाय की दुकान पर शराब की तस्करी भी किया करता था असुमल। लेकिन इनके आश्रम द्वारा पब्लिश की गई इनकी ऑफिशियल बायोग्राफी आसाराम जी के जीवन की झांकी में इन बातों का जिक्र तक नहीं है। वहां सिर्फ ये लिखा है कि असुमल का पूरा ध्यान केवल आध्यात्म की ओर था।
शादी के बावजूद आसुमल का मन संसार में नहीं लगता था। इन्होंने साधु बनने का सपना नहीं छोड़ा, इसलिए 1964 में 23 साल की उम्र में इन्होंने घर छोड़ दिया। इनकी बायोग्राफी में किए गए इन दावों में कितनी सच्चाई है यह हम नहीं बता सकते। जब ये अपनी पत्नी को छोड़कर घर से भागे तो सबसे पहले गए केदारनाथ, वहां से वृंदावन आए, जहां इनकी मुलाकात हुई एक संत लीला शाहजी महाराज से। ये लीला शाहजी महाराज के शिष्य बन गए और महाराज के साथ ही उनके आश्रम में रहने लगे, जहां इन्हें नाम मिला आसाराम। वीडियो में अब हम आगे आसुमल की जगह आसाराम नाम ही लेंगे। तो साहब लीला शाहजी महाराज के साथ कुछ समय रहने के बाद आसाराम उनके आश्रम को छोड़ देते हैं। आसाराम की बायोग्राफी में लिखा है कि लीला शाहजी महाराज ने इनसे कहा कि तू घर जा और वहीं पर ध्यान कर। वहीं कुछ रिपोर्ट्स में यह कहा गया है कि लीला शाहजी महाराज ने आसाराम को अपने आश्रम से भगा दिया था। खैर जो भी हो, ये वापस गुजरात आते हैं लेकिन घर नहीं जाते। अहमदाबाद के पास नर्मदा नदी के किनारे एक गांव मोती कोरल से ध्यान की शुरुआत करते हैं। कुछ दिनों बाद इनकी मां और पत्नी को इनके बारे में पता लग जाता है। इनकी मां और इनकी पत्नी इन्हें वापस घर लेने के लिए आती हैं। आसाराम मान जाता है और उनके साथ अहमदाबाद लौटने के लिए ट्रेन में बैठता है। लेकिन जैसे ही ट्रेन चलती है, ये उस ट्रेन से कूदकर मुंबई जा रही एक ट्रेन में चढ़ जाता है और पहुंच जाता है मुंबई से 75 किलोमीटर दूर ब्रजेश्वरी मंदिर में। फिर ये इसी मंदिर में रहने लगता है। यहां कुछ समय रहने के बाद आखिरकार जुलाई 1971 के आसपास आसाराम अहमदाबाद वापस आता है। अहमदाबाद आने के बाद से ही आसाराम की किस्मत चमक जाती है। इसका साम्राज्य शुरू होता है। सबसे पहले अहमदाबाद के मोटेरा में आश्रम के रूप में एक झोपड़ी डालते हैं, जिसे नाम देते हैं मोक्ष कुटीर। यहीं से वो लोगों को धर्म की शिक्षा देना शुरू करता है और साथ में आयुर्वेदिक दवाओं से इलाज भी करता है, जिससे खूब पैसा आता है और आश्रम सफलता की सीढ़ी चढ़ने लगता है। आसाराम के आश्रम के सफल होने के पीछे 3 बड़ी वजहें थी। पहली, जो भी लोग इनके आश्रम इनके प्रवचन सुनने आते थे उन्हें मुफ्त भोजन और दूसरी सुविधाएं मिलती थी। दूसरी वजह यह कि आसाराम अपने अनुयायियों में जात पात का भेद नहीं करता। इस कारण गुजरात के पिछड़े तबकों के बीच में खासा लोकप्रिय हो गया। तीसरी और अहम वजह यह कि उस वक्त गुजरात का मध्यम वर्ग धीरे धीरे धर्म की ओर आकर्षित हो रहा था। यह 1980 का दशक था और इस समय आरएसएस एकीकृत हिंदू पहचान की बात कर रहा था। राम जन्मभूमि आंदोलन भी जोर पकड़ रहा था। इन तमाम सामाजिक राजनीतिक घटनाओं का सीधा फायदा आसाराम को मिला। इसकी पॉपुलैरिटी आसमान छूने लगी, जिसके बाद इसके भक्तों की संख्या सैकड़ों से हजारों और फिर लाखों में और फिर करोड़ों में पहुंच गई। जहां भीड़ हो वहां नेता ना पहुंचे, ऐसा हो नहीं सकता। आसाराम के आश्रम की भीड़ पर जैसे ही नेताओं की नजर पड़ी, वैसे ही वो वहां पहुंच गए। नेता विपक्ष का हो या सरकार का, सब आसाराम के दरवाजे पर हाजिरी देने लगे। अटल बिहारी वाजपेयी, एल के आडवाणी, नरेंद्र मोदी, दिग्विजय सिंह, फारूक अब्दुल्ला, कमलनाथ, हर पार्टी के बड़े बड़े नेता इनके आगे झुकते दिखे। साथ में सरकारें भी इनके साम्राज्य को फैलाने में मदद करने लगी। साल 1991-1992 में जब गुजरात में कांग्रेस की सरकार थी तो आसाराम को करीब 14,000 वर्ग मीटर यानी 3.5 एकड़ जमीन दी गई। आसाराम की बातों का जादू ऐसा था कि लोग उन्हें भगवान मानते थे। मतलब भक्तों की बड़ी भीड़ थी इनके पास। नेताओं को इस भीड़ में वोट्स दिख रहे थे, जिसकी वजह से अलग अलग राज्यों में अलग अलग सरकारें अलग अलग समय पर आसाराम को जमीनें देती रही। इन जमीनों और संपत्तियों को हैंडल करने के लिए इन्होंने कई ट्रस्ट बनाए। उन ट्रस्ट को बनाते हुए भी फर्जीवाड़ा किया गया। जैसे साल 1995 में पानीपत का एक लड़का था महेंद्र चावला, घर परिवार छोड़कर आसाराम के सत्संग में जाने लगा। सत्संग में लोगों की भीड़, भक्ति का माहौल और बापू की बातें सुनकर इतना प्रभावित हुआ कि सब कुछ छोड़कर उसी के साथ रहने लगा। धीरे धीरे महेंद्र आसाराम बापू के बेटे नारायण साईं का निजी सहायक बन गया। कुछ सालों तक सब ठीक चला, लेकिन फिर एक दिन महेंद्र को पता चला कि उसके फर्जी साइन करके नारायण ने एक नया ट्रस्ट बना लिया है। जब महेंद्र ने सवाल पूछा तो उसे कमरे में बंद करके पीटा गया और खाली कागजों पर साइन करवाए गए। जब गुजरात में बीजेपी का राज आया तो उन्होंने भी साल 1997 और 99 में आसाराम को 25,000 वर्ग मीटर जमीन दी, यानी लगभग 6 एकड़। यह जमीन उनके आश्रमों को और भव्य बनाने के लिए थी। 1997 में ही गुजरात सरकार ने उनकी कुछ विवादित जमीन के मसलों को सुलझाने यानी गैर कानूनी कब्जे को कानूनी जामा पहनाने की कोशिश की। 1998 में मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह की कांग्रेस सरकार पर भी आश्रम का जादू चढ़ गया। मध्य प्रदेश सरकार ने आसाराम के ट्रस्ट को इंदौर में 6.89 एकड़ यानी लगभग 28,000 वर्ग मीटर की जमीन दी। कहा गया कि किराए पर दी है और सिर्फ बागीचा बनाने के लिए दी है। लेकिन किराया कितना? सिर्फ 1 रुपया सालाना। और बागीचे के नाम पर वहां बंगले, दुकानें और स्विमिंग पूल खड़े हो गए। जब सरकारें आसाराम को जमीनें आवंटित करने में मशगूल थी, उसी समय खबर आई कि
कि साल 1997 में आसाराम ने एक 20 साल की लड़की का यौन शोषण किया है, लेकिन इस खबर पर किसी का ध्यान नहीं गया। यह खबर सिर्फ एक लोकल गुजराती अखबार में छपती है। उसके बाद इस मामले में क्या हुआ, इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, और रिकॉर्ड रखे भी कौन, सरकारें मशगूल जो थी। इसके बाद आता है 2000 का दशक। आसाराम का साम्राज्य लगातार बढ़ता ही रहता है, इलीगल तरीके जारी रहते हैं। साल 2001 में आसाराम मध्य प्रदेश के रतलाम में एक मंदिर के पास 11 दिन के सत्संग का परमिशन लेता है। 11 दिनों बाद सत्संग खत्म हो जाता है, लेकिन जमीन खाली नहीं होती। धीरे धीरे उस जमीन पर कब्जा कर लिया जाता है। यह कोई छोटा मोटा जमीन का टुकड़ा नहीं था, बल्कि इस जमीन की कीमत करीब 700 करोड़ रुपए थी। अगले साल 2002 में आसाराम से जुड़ी एक और खबर आती है। दरअसल दिल्ली में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में एक ज्वेलरी कंपनी पर छापा मारा। इस कंपनी में आसाराम ने करोड़ों रुपए लगाए हुए थे। सोने की स्मगलिंग होती थी, फर्जी एक्सपोर्ट दिखाया जाता था और बिना बिल के ज्वेलरी बेची जाती थी। जो पैसा आता था उससे जमीनें खरीदी जाती थी। इसके बाद इसी साल दिल्ली से एक और चौंकाने वाला मामला सामने आता है। दिल्ली के राजौकरी में एक बुजुर्ग महिला भगवानी देवी से आसाराम के लोगों ने कुछ जमीन दान करने के लिए कहा। उन्होंने थोड़ी जमीन देने की सोची, लेकिन कागजों में गड़बड़ी करके सारी जमीन ट्रस्ट के नाम करा ली गई। केस कोर्ट में गया, लेकिन बापू का नाम सीधे तौर पर नहीं आया, ना ही सवाल उठे। इस समय तक आसाराम ने लीगल और इलीगल तरीके से देश भर में 400 से अधिक आश्रम बना लिए। आसाराम का साम्राज्य अपने पीक पर था, लेकिन फिर आता है साल 2008, जब पहली बार आसाराम और इनके आश्रम पर सवाल उठते हैं। दरअसल 2008 में एक 9 साल का लड़का अपने पिता के साथ अहमदाबाद के मोटेरा स्थित आश्रम में आता है। यहां बाबा का एक सेवक उसे सलाह देता है कि अपने बेटे को गुरुकुल में भर्ती करा दो, बहुत अच्छा माहौल है। पिता को यह बात सही लगती है। वो न सिर्फ अपने बेटे की बल्कि अपने भाई के बेटे को भी वहां दाखिल करवा देता है। उसी महीने दोनों भाई कई बार अपने बेटों से मिलने आश्रम जाते हैं, ये देखने कि सब कुछ ठीक चल रहा है या नहीं। 3 जुलाई 2008 को दोनों फिर से अपने बच्चों से मिलने जाते हैं। मिलकर जैसे ही वो अपने घर वापस लौटते हैं, आश्रम से एक फोन आता है। फोन पर पूछा जाता है, क्या बच्चे घर पहुंच गए? दोनों हैरान हो जाते हैं, कहते हैं नहीं, बच्चे तो घर नहीं आए, आप क्यों पूछ रहे हैं? जवाब आता है, क्योंकि बच्चे आश्रम में भी नहीं है, वो गायब हैं। अगले दिन दोनों भाई सीधे पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं रिपोर्ट लिखवाने, लेकिन वहां पहुंचते ही देखते हैं कि आश्रम के 2 अधिकारी पहले से वहां मौजूद हैं। वो पुलिस से बात करते हैं और फिर बाहर आ जाते हैं। उनके बाहर आते ही पुलिस दोनों भाइयों को अंदर जाने की इजाजत देती है। भीतर जाकर जब दोनों भाई शिकायत दर्ज करवाना चाहते हैं तो पुलिस उल्टा उन पर नाराज हो जाती है और रिपोर्ट लिखने से मना कर देती है। इसी बीच आसाराम की ओर से दोनों भाइयों को एक उपाय बताया जाता है। सड़क पार करो, 7 ईंटें उठाओ, उन्हें गर्म पानी में डालो, उसी पानी में बच्चे के कपड़े डालो, फिर कपड़े उल्टे करके बच्चे के कमरे में सुखाओ। आसाराम भरोसा देता है 4 घंटे में बच्चे लौट आएंगे। दोनों भाई इंतजार करते हैं, कुछ नहीं होता। जिसके बाद आखिरकार दोनों पुलिस स्टेशन जाकर गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं। अगले ही दिन आश्रम में खबर आती है कि पास की नदी में 2 लाशें मिली है। ये लाशें उन्हीं 2 बच्चों की थी। शुरुआत में पुलिस कोई खास कार्रवाई नहीं करती, लेकिन बाद में वो एक 14 साल के लड़के को गिरफ्तार कर लेती है। पुलिस कहती है कि यह लड़का गुरुकुल के नियमों से तंग आ चुका था, गुरुकुल को बंद करवाना चाहता था, इसलिए उसने ये हत्याएं की। बच्चों के परिवार इस थ्योरी को पूरी तरह खारिज कर देता है। वो सीबीआई जांच की मांग करते हैं। अगस्त 2008 में गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी इस मामले की जांच के लिए एक आयोग गठित करते हैं। 5 साल बाद साल 2013 में आयोग अपनी रिपोर्ट पेश करता है और रिपोर्ट में आसाराम को क्लीन चिट दी जाती है। इस मामले में भले ही आसाराम को क्लीन चिट मिल गई हो, लेकिन इसी साल आसाराम पर एक और आरोप लगता है, जो कुछ ही महीनों के अंदर बाबा के पूरे साम्राज्य को ध्वस्त कर देता है। 19 अगस्त 2013 दिल्ली के कमला मार्केट पुलिस स्टेशन में रात में करीब 11 से 12 बजे के बीच एक एफआईआर दर्ज कराई जाती है। इस एफआईआर में एक नाबालिग लड़की के माता पिता द्वारा आरोप लगाया जाता है कि 4 दिनों पहले यानी 15 अगस्त के दिन आसाराम ने जोधपुर में मड़ई गांव में मौजूद एक मड़ई कुटिया आश्रम में उनकी लड़की के साथ यौन शोषण किया। लड़की के पिता के मुंह से यह बात सुनने के बाद थाने में मौजूद अधिकारी लड़की का बयान लेते हैं, जिसमें वो बताती है कि वो 16 साल की है और शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश की रहने वाली है। उसके पिता का ट्रांसपोर्ट का कारोबार है और पूरा परिवार कई सालों से आसाराम बापू का भक्त रहा है। यहां तक कि उसके पिता ने बापू के नाम पर एक आश्रम बनवाने के लिए कर्ज तक ले लिया था। लड़की और उसका छोटा भाई आसाराम के गुरुकुल में पढ़ते थे। रेजिडेंशियल स्कूल था। 2 और 3 अगस्त 2013 के दिन उस लड़की की तबीयत अचानक खराब होने लगती है। उसको तेज बुखार आता है, पेट में दर्द भी होता है। साथ रहने वाली लड़कियां ये बात हॉस्टल वार्डन शिल्पी को बताती हैं। शिल्पी आकर लड़की से मिलती है और कहती है, थोड़ा रेस्ट करो, ठीक हो जाओगे। लेकिन अगले दिन भी तबीयत सुधरती नहीं है, उल्टा और बिगड़ जाती है।
फिर भी ना तो उसे डॉक्टर को दिखाया जाता है और ना ही दवा दी जाती है। इसके बजाय 2 दिन बाद लड़की को स्कूल के डायरेक्टर प्रकाश के पास ले जाया जाता है। डायरेक्टर के ऑफिस में पहले से एक और लड़की बैठी होती है जो उससे कहती है कि उस पर भूतों का साया है। डायरेक्टर प्रकाश भी जब लड़की को देखते हैं तो कह देते हैं, तुम पर तो प्रेत आत्मा का असर है, तुम्हें पूजा पाठ और मंत्र जाप करना चाहिए। अगले दिन लड़की को फिर से पेट में तेज दर्द होता है, पर इस बार भी डॉक्टर के पास नहीं ले जाया जाता। उल्टा कहा जाता है कि महामृत्युंजय मंत्र का जाप करो, सब ठीक हो जाएगा। जब कोई असर नहीं होता तो वार्डन शिल्पी फिर से आती हैं और लड़की से कहती हैं, तुम पर प्रेत का साया है, हमने बापूजी को बता दिया है, अपने भाई को फोन करो, कहो कि मम्मी पापा को यहां बुलाएं। 8 अगस्त को लड़की के माता पिता आश्रम पहुंचते हैं, लेकिन उन्हें बेटी से मिलने नहीं दिया जाता। अगले दिन बड़ी मुश्किल से शिल्पी की मौजूदगी में थोड़ी देर के लिए मिलने दिया जाता है। शिल्पी माता पिता से साफ कहती हैं, लड़की पर भूत प्रेत का असर है, हमने बापूजी को जानकारी दे दी है, जहां भी हो आप जाकर मिलिए। लड़की के पिता जो आसाराम के पुराने भक्त हैं और उनके अटेंडेंट शिवा को भी जानते हैं, उससे संपर्क करते हैं। शिवा उन्हें बताता है कि बापू अब दिल्ली में नहीं, जोधपुर चले आए हैं। इस पर लड़की और उसके माता पिता 14 अगस्त को दिल्ली से जोधपुर के लिए रवाना होते हैं। वहां पहुंचने के बाद आसाराम का सेवक उन्हें मड़ई कुटिया में बुलाता है। यहां आसाराम करीब 50 से 100 भक्तों के साथ सत्संग कर रहा होता है। सत्संग खत्म होने के बाद आसाराम लड़की और उसके परिवार को मिलने के लिए बुलाता है। लड़की को देखते ही वो कहता है, हरिओम हरिओम, कहां से आए हो? लड़की के पिता बताते हैं कि उन्हें मिलने भेजा गया है। इस पर आसाराम कहता है, तो तुम वही लड़की हो जिस पर भूत प्रेत का असर है, चलो तुम्हारा राक्षस भी भगाते हैं। फिर वो तांबे के बर्तन से थोड़ा जल लेकर उस लड़की के चेहरे पर छिड़कता है, उसके सिर पर हाथ रखता है। रात करीब 10 बजे आसाराम लड़की को फिर से बुलवाता है, कहता है, तुम यहीं रुको, 11 दिन का अनुष्ठान होगा, तुम्हारे माता पिता घर जा सकते हैं, जब इलाज पूरा हो जाएगा तो तुम्हें फिर से गुरुकुल भेज देंगे। अगले दिन फिर सत्संग होता है। आसाराम फिर से तीनों को बुलवाता है। इस बार वो लड़की के माता पिता को कहता है, तुम दोनों मेन गेट तक जाओ और मंत्रोच्चार करते रहो। रसोइये से दूध मंगवाता है। आसाराम दूध पी लेता है। इसके बाद रसोइया लड़की से कहता है कि वो पीछे की सीढ़ियों पर जाकर बैठ जाए। कुछ देर बाद आसाराम कमरे का पिछला दरवाजा खोलता है, लड़की को अंदर बुला लेता है। लड़की डरी हुई होती है लेकिन फिर भी जाती है, क्योंकि वो आसाराम को भगवान मानती है। अंदर जाकर वो देखती है कि आसाराम अपने बिस्तर पर लेटा है। वो लड़की को अपने पास बैठने को कहता है और धीरे धीरे उसके शरीर को छूने लगता है। फिर वो लड़की का माथा चूमता है और अपने कपड़े उतारने लगता है। लड़की हिलती तक नहीं, क्योंकि वो डरती है कि अगर उसने मना किया तो माता पिता उसे ही दोषी मानेंगे। उसके मन में चल रहा होता है कि शायद ये भी कोई पूजा पाठ का हिस्सा है। उसे लगता है शायद यही वो अनुष्ठान है जिससे भूत उतारे जाते हैं। करीब 1.5 घंटे तक आसाराम लड़की के साथ घिनौना काम करता है। फिर वो कपड़े पहनता है और लड़की को आदेश देता है कि जल्दी से बाहर निकल जाओ। जाते जाते धमकी भी देता है, अगर किसी को कुछ बताया तो तेरे माँ बाप और भाई को जान से मरवा दूंगा। डरी सहमी लड़की कमरे से बाहर निकलती है। बाहर उसकी माँ अब भी मंत्रोच्चार कर रही होती है। माँ पूछती है, अनुष्ठान कैसा रहा? लड़की कुछ नहीं कहती। अगले दिन परिवार शाहजहांपुर लौट जाता है। रास्ते भर लड़की गुमसुम रहती है। माता पिता सोचते हैं शायद उस पर अभी भी भूत प्रेत का असर है, इसलिए ज्यादा कुछ नहीं पूछते। घर जाकर लड़की खाना नहीं खाती, सीधे अपने कमरे में जाकर लेट जाती है। बहुत देर तक सोचने के बाद वो तय करती है अब सच बता देना चाहिए। जब माँ कमरे में आती है, उसके सिर पर हाथ फेरती है तो लड़की कहती है, माँ आसाराम बापू भगवान नहीं है, उसने मेरे साथ गलत किया है, और अपनी पूरी कहानी बता देती है। जब लड़की के पिता को सारी सच्चाई पता चलती है, उन्हें विश्वास नहीं होता कि जिसके लिए उन्होंने खुद आश्रम बनवाया उसने ही उनकी बेटी के साथ ऐसा किया। आश्रम जाते हैं बापू से मिलने, लेकिन आश्रम में उन्हें एंट्री नहीं दी जाती है। आखिरकार दिल्ली में पुलिस के पास शिकायत करते हैं। रेप की बात सुनकर पुलिस मेडिकल जांच करवाती है और मेडिकल रिपोर्ट में दुष्कर्म की पुष्टि हो जाती है। मामला बड़ा हो चुका था, पुलिस हरकत में आ जाती है। अगले ही दिन सेंट्रल दिल्ली के डीसीपी जोधपुर वेस्ट के डीसीपी अजय लांबा को कॉल करते हैं और इस एफआईआर के बारे में सूचित करते हैं। क्योंकि घटनास्थल जोधपुर में आता था, इसलिए आगे जांच का काम भी जोधपुर पुलिस को करना था। क्योंकि रेप की कथित घटना को पहले ही 5 दिन बीत चुके थे, इसलिए डीसीपी अजय लांबा ने सूरसागर थाने के एसएचओ मदन बेनीवाल को आदेश दिया कि तुरंत जाकर मड़ई कुटिया को सील कर दे, ताकि मौजूद सबूतों के साथ छेड़छाड़ ना हो। कहने को इस आश्रम का नाम मड़ई कुटिया था, लेकिन देखने में किसी आलीशान बंगले से कम नहीं था। डीसीपी अजय लांबा के आदेश के बाद मड़ई कुटिया को पुलिस के द्वारा सील कर दिया जाता है। अगले दिन दिल्ली पुलिस की एक टीम पीड़ित लड़की और उसके पेरेंट्स को लेकर जोधपुर पहुंच जाती है, जहां से पीड़िता को सीधे डीसीपी अजय लांबा के कार्यालय ले जाया जाता है।
डीसीपी अजय लांबा के आदेश के बाद जोधपुर के महिला पुलिस थाने में एक फ्रेश एफआईआर दर्ज कर ली जाती है। डीसीपी अजय लांबा ने एसीपी चंचल मिश्रा को इस केस का जांच अधिकारी नियुक्त किया और एसएचओ मुक्ता पारी को एसीपी चंचल के एडवाइजर के रूप में नियुक्त किया। जैसे ही मामले की जांच शुरू हुई, यह खबर सार्वजनिक हो गया। टीवी पर खबरें चलने लगी, बापू पर रेप का आरोप, भगवान या दरिंदा। 24 अगस्त को दिल्ली के जंतर मंतर पर आसाराम के हजारों भक्त इकट्ठा होकर पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन करने लगते हैं। इधर आसाराम का बेटा नारायण साईं आरोप को गलत साबित करने के लिए कहता है लड़की मानसिक रूप से बीमार है, लेकिन पुलिस इन धरना प्रदर्शन और इस बयान को गंभीरता से नहीं लेती, जांच जारी रखती है। एक टीम सिविल ड्रेस में गुरुकुल पहुंचती है जहां लड़की पढ़ाई कर रही थी। वहां जांच में पता चलता है आसाराम हर रात किसी एक लड़की को अपने लिए बुलवाता था। आश्रम की वार्डन शिल्पी और रसोइया प्रकाश जैसे कर्मचारी बापू के लिए सुंदर कम उम्र की लड़कियां चुनते थे। उन्हें सेवा के नाम पर तैयार किया जाता था। कई लड़कियों को यह कहा जाता था कि तुम्हारे अंदर बुरी आत्मा है और बापू हैं जो तुझे ठीक कर सकते हैं। जांच से यह भी पता चला कि हर साल बोर्ड परीक्षा से ठीक पहले कुछ लड़कियां अचानक स्कूल छोड़ देती हैं। जब पुलिस ने उन लड़कियों के घर जाकर पूछताछ करनी चाहिए तो ज्यादातर परिवारों ने चुप्पी साध ली। कारण साफ था, डर। कुछ को डराया गया था, कुछ को पैसों से चुप कराया गया था। इन सबूतों के बाद पुलिस ने 29 अगस्त को जोधपुर पुलिस ने आसाराम को समन भेजा, जिसमें उसे पेश होने के लिए कहा गया, लेकिन तय तारीख निकल गई और बापू नदारद रहे। पुलिस अब उन्हें गिरफ्तार करने की प्लानिंग करने लगी। आसान काम नहीं था। लाखों अनुयायियों वाला आदमी, देश भर में फैले आश्रम और राजनीतिक पहुंच, इसलिए पुलिस ने एक विशेष टीम बनाई। 5 वरिष्ठ अधिकारी, 10 हथियारबंद कमांडो और सादा कपड़ों में कर्मचारी। टीम सबसे पहले इंदौर पहुंची, जहां खबर थी कि आसाराम अपने आश्रम में है, लेकिन पुलिस के पहुंचने से पहले ही वो गायब हो गया था। जल्द ही भोपाल एयरपोर्ट से खबर आई, आसाराम को 6 बजे यहां देखा गया है। उसका प्लान था कि वो फिर इंदौर लौट जाए, लेकिन पुलिस इंदौर के आश्रम में पहले से ही तैनात थी। जैसे ही वो इंदौर आश्रम लौटे, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन अभी आसाराम की चालाकी बाकी थी। आसाराम पुलिस से कहने लगा कि मैं सुबह चलूंगा, अभी बहुत रात हो चुकी है। वो चाहता था कि रात भर में उसके भक्त आश्रम के चारों तरफ इकट्ठा हो जाए ताकि पुलिस उसे ना ले जा सके। उसने अपने बेटे नारायण साईं को सिंधी में निर्देश दिया, सबको बुलाओ, रास्ता बंद कर दो। लेकिन उसे नहीं पता था कि पुलिस टीम में एक अफसर सिंधी जानता था। वो सारी बातचीत समझ गया। अब तय हुआ कि आसाराम को उसी रात जोधपुर ले जाया जाएगा। गिरफ्तारी के बाद खुद को बचाने के लिए आसाराम ने बाद में भी कई पैंतरे चले। जैसे इन्होंने कहा कि मैं शारीरिक संबंध बनाने में सक्षम नहीं हूं, लेकिन मेडिकल रिपोर्ट से पता चल गया कि वो सक्षम थे और ज्यादा लड़कियों के साथ संबंध बनाने के लिए इंसुलिन का इंजेक्शन भी लेते थे। इसके बाद आसाराम के वकील कोर्ट में यह साबित करने में जुट गए कि लड़की नाबालिग नहीं बालिग है और इसके लिए एक फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट बनवा लिया गया। हालांकि कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया, लेकिन आसाराम के पैंतरे यही नहीं रुके। अगले 2 सालों में कई गवाहों पर हमले हुए, 3 की हत्या हो गई। आखिरकार 25 अप्रैल 2018 को जोधपुर कोर्ट ने आसाराम को 16 साल की नाबालिग से बलात्कार के केस में उम्र कैद की सजा सुना दी। 31 जनवरी 2023 को गांधीनगर के सेशन कोर्ट ने भी आसाराम को रेप, क्रिमिनल इंटिमिडेशन और रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट का दोषी पाया और उम्र कैद की सजा सुनाई। रेप पीड़िता सूरत की एक महिला थी, जिसने कहा कि जब वो अहमदाबाद के आश्रम में थी तब बार बार उसका बलात्कार किया गया। आसाराम के ऊपर अलग अलग राज्य सरकारों ने अवैध लैंड एनक्रोचमेंट्स, पुलिस और पीड़ितों के परिवार ने सबूतों से छेड़छाड़ और गवाहों पर हमले, कई लोगों और सरकारी एजेंसीज ने इंटिमिडेशन, फाइनेंशियल फ्रॉड के मामले दायर करवाए हैं। कई मामले पेंडिंग हैं। 2 मामलों में आसाराम बलात्कार सिद्ध हो चुका है। जेल में आजीवन कारावास की सजा भुगत रहा है। 2018 में आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए जज मधुसूदन शर्मा ने कहा कि आसाराम ने न केवल पीड़ित के विश्वास को तोड़ा है, बल्कि आम लोगों के बीच संतों की छवि को भी खराब किया है। वैसे कई शोशेबाजी वाले संत सामने आ चुके हैं जो संत के भेष में अपराधी ही हैं। ऐसे अपराधियों को कठोरतम सजा मिले, ये जस्टिस है। अदालत ने सजा सुना दी, लेकिन बीच बीच में ऐसे संतों को पैरोल दिया जाता रहा है। क्या ये पैरोल उन पीड़ितों के मुंह पर तमाचा नहीं है? आपको क्या लगता है? अपनी राय इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखें और हमारी गुजारिश है कि इस तरह के बाबाओं के चक्कर में ना उलझें, अंधविश्वास से दूर रहें, साइंटिफिक टेम्परामेंट को बढ़ाने की कोशिश करें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन दबा दें ताकि हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। शुक्रिया।